नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन गौतम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, वीडियो नंबर 89। आज का टॉपिक है राजयक्ष्मा चिकित्सा। तो ये है चरक चिकित्सा अध्याय 8। सबसे पहले मैं योग से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे लक्षण पढ़ते हैं उसके बाद बोर हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग चीज़ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और जो थोड़ा बोरिंग काम है उसको लास्ट में रख लेते हैं। तो आप ये भी बताइएगा बाद में कि आपको ये वाला पैटर्न अच्छा लगा या दूसरे वाला। तो जैसे अच्छा लगेगा उसके हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं राजयक्ष्मा। तो हर कोड के लिए, हर एक डिजीज के लिए मैंने कुछ यूज किया था। तो यहाँ पे राजयक्ष्मा के लिए हम यूज करेंगे राजा। राजा मीन्स जो किंग है। तो आइए देखते हैं, पहला कोड देखते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है राजा के साली व युवा साडू। तो साली आपको बता दूं मैं कि साली क्या होता है, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं। बाकी आप अपने अपने स्टेट में बताइएगा वहाँ पे आप समझते हैं या नहीं समझते हैं इसको। तो हमारे तो यहाँ पे जो वाइफ की सिस्टर होती है उसको साली बोलते हैं, और जो उसके हस्बैंड रहते हैं उनको साडू बोलते हैं। तो ये इन रिलेशंस के साथ उनको डिनोट किया जाता है, साली व साडू। तो एक राजा है, उसके साली और साडू जो हैं वो दोनों, आप इमेजिन कीजिए कि डॉक्टर हैं। तो पुराने समय में क्या होता था कि जब किसी को बुलाना होता था तो ताली का यूज़ करते थे। तो ये भी लोग क्या करते हैं, अंदर बैठे जब पेशेंट देखते हैं तो ताली मारते हैं, और ताली मार के उनको बुला लेते हैं। तो उनको दवाई के लिए रूप में क्या देते हैं, दुर्लभ जीवंती। ठीक है, दुर्लभ जीवन को बढ़ाने वाली दवाई जो है उसका नाम है दुर्लभ जीवंती देते हैं, और इसको बोलते हैं कि आपने बला क्षीर के साथ में खानी है। तो कोड अब देखते हैं। राजा की साली व युवा साडू ताली मार के दुर्लभ जीवंती देते हैं और बलासीर के साथ में इसको खाने की बात कहते हैं। तो कोड को आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि राजा के साली और युवा साडू हैं जो अंदर महल में बैठे हुए हैं, और ताली मार के नेक्स्ट पेशेंट बुलाते हैं और उनको दुर्लभ जीवंती देते हैं जो एक दवाई है, और साथ में बोलते हैं कि आपने बलासीर के साथ इसको खाना है। तो आइए डिकोड करते हैं। तो साली क्या है, साली की बात करें तो साली है सीतोपलादी चूर्ण। इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, साली की बात करें तो सीतोपलादी चूर्ण। और सीतोपलादी चूर्ण के जो घटक हैं 5, उनको मैं आपको बता देता हूं। तो पहले जो हर एक शब्द है इसका उससे एक इंग्रेडिएंट है। सी की बात करें तो सीतोपला, त से बात करें तो तुकशिरी, प से बात करें तो पिपली, और ल से बात करें तो ये बहुला। याद रखेंगे, ला जहां आएगा वो है बहुला। और दी की बात करें तो दालचीनी। दालचीनी मीन्स त्वक। तो इनका जो कॉम्पोजिशन रहती है 16 भाग, 8 भाग, 4 भाग, 2 भाग और 1 भाग। इसको भी आप साथ में याद रखेंगे। तो इसके नाम में ही इंग्रेडिएंट छुपे हैं, तो इस तरीके से आप इंग्रेडिएंट इसके याद रख सकते हैं। युवा साडू की बात करें तो युवा साडू क्या है, युवानी साडव। तो यवानी साडव, इसके मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो मरीच, और मरीच भी संख्या में कितने हैं, 200। तो हमें आपको बता ही दिया कि ये दुर्लभ जीवंती देता है। तो बाकी लोगों को देता होगा तो खुद भी खाता होगा। तो खुद भी ये खाता है, तभी ये मरता नहीं है, 200 साल जीता है। और इसको हृदय पार्श्वशूल वगैरह भी नहीं होती, हार्ट अटैक वगैरह भी नहीं होता है इनका, क्योंकि ये ठीक कर लेता है। तो हृद पार्श्वशूल घन, एक घन है, हन घन एक ही बात है। तो राजयक्ष्मा अरुचि, और राजयक्ष्मा करके जो अरुचि हो जाती है उसमें भी यवानी साडव चूर्ण दिया जाता है। ताली की बात करें तो तालिसादी चूर्ण। तालिसादी चूर्ण आपको मैं आगे बताता हूं। दुर्लभ की बात करें तो दुर्लभाद्या घृत। जीवंती, जीवंत्यादि घृत। और ये एकादश लक्षणों वाली जो राजयक्ष्मा है उसको भी नष्ट कर देता है, याद रखेंगे। बला क्षीर की बात करें, बलादि क्षीर। तो
ये आपने एक कोड है, आपको इसको अच्छे से समझ लेंगे और अच्छे से इसको याद करेंगे। जब इसका मीनिंग बड़े अच्छे से समझ लेंगे तो आपको हमेशा लंबे टाइम के लिए याद रहेगा। राजा की साली व युवा साडू ताली मारते हैं और साथ में दुर्लभ जीवंती देते हैं और उसको बला खीर के साथ खाने की एडवाइस करते हैं। अब देखते हैं सीतोपलादी चूर्ण के अनुपान। तो इसके अनुपान है मधु प्लस घृत या जल, तो इसको बोथ में लगवा सकता है। मधु प्लस घृत में मिलाकर या चूर्ण खाकर पानी पिए। तो इसका आप चेक भी कर सकते हैं, ये साथ में जो दिए हैं इसके रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो जब आप एक बार ये मेरा लेक्चर पढ़ लोगे, इसके बाद जब बुक खोल के पढ़ोगे तो आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ पाओगे। अधिकार की बात करें तो इसमें श्वास, आर्द्रकाश, कफातुर और सुप्त जीवा, तो इन सभी के लिए सीतोपलादी चूर्ण बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं तालीसादी चूर्ण। मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो वंशलोचन। तालीसादी चूर्ण के लिए कोड है तालीमार एसपी बोला। तो एसपी की बात, एसपी मींस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो तालीमार एसपी बोला। तो एक ताली वहां पे मार दी साडू और साली ने, तो दूसरी ताली यहाँ पे एसपी जी मार रहे हैं, तालीमार एसपी बोला। इसी ऑर्डर में याद रखना है क्योंकि ऑर्डर बहुत जरूरी है। ताली की बात करें तो तालीश पत्र, मार की बात करें तो मारीच, एस की बात करें शुंठी, पी की बात करें पिपली और बोला की बात करें तो वंशलोचन। तो ये सारी ही चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तालीश पत्र, मरीच, सुंडी, पिपली और वंशलोचन। तो इनके जो कितना कितना भाग रहते हैं, 1, 2, ये 3, 4 और 5, ये क्रमशः बताए गए हैं। तालीस पत्तर 1, मरीच 2, शुंठी 3 भाग, ऐसे। चीनी की बात करें तो चीनी कितनी रहती है इसमें, चीनी पिपली से 8 गुना रहती है, तो मीन्स कितनी, 32 गुना। एक क्वेश्चन जब आता है कितना, तो 32 गुना आप इसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तालीसादी चूर्ण के कर्म की बात करें तो ये दीपनम परम मीन्स उत्तम अग्निदीपक है, और साथ में काश, श्वास, अरुचि के लिए भी इसका प्रयोग होता है, और मूढ़ बात अनुलोमन कर्म करता है। और बाकी एक काफी लंबी चौड़ी व्याधियों की लिस्ट दी हुई है, उसको भी एक बार आप बुक में देख सकते हैं। तालीसादी गुटिका की बात करें, चूर्ण के नीचे गुटिका बनाने का भी वर्णन किया गया है। तो गुटिका कैसे बनाते हैं, मिश्री की जो चाशनी है उसमें चूर्ण को पका लेते हैं, आग पे रख के पका लेते हैं, और ये चूर्ण से लघु होती है। लघु क्यों होती है, क्योंकि इसमें अग्नि पे इसको पकाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लघु क्यों होती है, अग्नि के रख के इसका पाक किया जाता है। और इस दोनों में तालीसादी चूर्ण और गुटिका में लघु कौन सा है, तो तालीसादी गुटिका लघु होती है। 2 क्वेश्चन ये बन गए। क्वेश्चन बैंक बनाना हो तो क्वेश्चन तो कितने मर्जी बना लो, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। हर एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो बेटर है पहले डिटेल से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आप इसके ऊपर 1000 लगा लो प्रैक्टिस के लिए। तो तालीसादी गुटिका जो है, मिश्री की चाशनी में चूर्ण को पकाया जाता है अग्नि पे रख के, और ये चूर्ण से लघु होती है। लघु क्यों होती है, क्योंकि इसमें अग्नि कर्म किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। और तीसरे कोड की बात करें तो देखो, राजा की साली और साडू ने ताली बजा दी, ताली मार एसपी बोला। और नेक्स्ट चीज है, जब ताली इतनी बजाई तो देखते हैं ताली बजती कैसे है। ताली बजती है दोनों हैंड से, तो दोनों हैंड्स में क्या होती है, 5-5 फिंगर्स, तो 5 फिंगर्स, और कुल मिला के कितनी हुई, 10। तो ये ताली मारने का काम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो 5 की बात करें तो इसके लिए घृत यहां बताया हुआ है, 5 मूल घृत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 5 मूल घृत का वर्णन कहाँ किया गया है, आगे से आशा करते हैं कि आप नहीं भूलोगे। तो 5 की बात की है तो 5 फिंगर से ताली बजती है, तो ये आता है राजक्षमा में। और 10 की बात करें तो 10 मूल घृत। तो 5 मूल घृत, सप्तकम बलम इसके लिए शब्द आया है। तो सप्तकम बलम भी आप ध्यान रखोगे कि सप्तकम बलम किसके लिए बोला गया है, 5 मूल घृत के लिए। ये भी क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। सप्तकम बलम, तो ये 5 मूल घृत के लिए बताया गया है। तो 10 मूल घृत का कार्य क्या है, स्वर बोधन। तो ये भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है।
10 मूलीघृत की बात करें तो 10 मूलीघृत जो है इसका वर्णन कफज गुल में किया गया है। इससे मिलता जुलता है, इसको भी यहीं पे छाप लीजिए दिमाग में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 कोड अभी आपको मैंने बता दिए। राजा के साली और युवा साडू ताली मार के दुर्लभ जीवंती देते हैं और साथ में बोलते हैं उसको बलादी की खीर के साथ खाना है। ताली मार एसपी बोला और दोनों हाथ में 5-5 उंगलियों की बात की गई है, कुल मिला के होगी 10 और 5-5 की जगह सप्तक बल यहाँ पे बताया हुआ है। और ताली सादी गुटिका जो है वो लघु होती है, क्यों होती है आपको पता है। नेक्स्ट देखते हैं अन्य चिकित्सा राजयक्ष्मा में और अन्य प्रकार की कौन कौन सी प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। तो ये जितने ही आपको मैं चिकित्सा यहाँ पे बताऊंगा, ये पता नहीं कितनी जगह कितने इसके क्वेश्चंस बने हुए हैं, एग्जाम में बहुत बार आई है। तो मैंने भी इसको थोड़ा काफ़ी मेहनत करके इकट्ठा करने की कोशिश की है ताकि आपका कन्फ्यूजन ठीक हो सके। तो नेक्स्ट कोड देखते हैं। वैदिक काल से देवों के राजा, देखो राजा आगे ना राजयक्ष्मा के लिए, वैदिक काल से देवों के राजा अवस्था के अनुसार साधारण जुगाड़ लगाते हैं। जब को प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आजकल कोरोना आ गया है, तो वैदिक काल से राजा क्या कर रहे हैं, अवस्था के अनुसार साधारण जुगाड़ लगाते हैं कि जिसको कॉमन लोग अडॉप्ट कर सकें। तो ये देखिए फिर से कोड देखिए, बहुत अच्छा है कोड है, मेरे को बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से याद रहता है। और यहाँ से अगर आपने 11 नंबर के लिए क्वेश्चन लिखना हो तो इतना डाटा मिल जाता है कि आपका एग्जामिनर भी इसको देख के खुश जरूर होगा। वैदिक काल से देवों के राजा अवस्था के अनुसार साधारण जुगाड़ लगाते हैं। अब इसको डिकोड करते हैं। वैदिक की बात करें तो वैदिक चिकित्सा, देवों की बात करें दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, जैसे कि यज्ञ आदि, इसको बोलते हैं दैव व्यापाश्रय चिकित्सा। देवों के राजा राजयक्ष्मा अवस्था के अनुसार अवस्थ की चिकित्सा, अवस्थ की चिकित्सा क्या है आपको नीचे डिटेल में बताता हूं। अवस्था के अनुसार साधारण जुगाड़ लगाते हैं। साधारण की बात करें तो साधारणी क्रिया, और इसका वर्णन 60 रूप राजयक्ष्मा में किया गया है। 1/64 में आप याद देख चेक कर सकते हैं। 8/64, एक नहीं 8/64। साधारण जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ मीन्स जुगुप्सु चिकित्सा। जुगुप्सु चिकित्सा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछी गई है। जुगुप्सु चिकित्सा, अवस्थ की चिकित्सा, ये 2 चीजें इसमें खासकर इंपॉर्टेंट है और पूछने को तो किसी को भी पूछ सकता है। ये दोनों पूछी जा चुकी हैं। जुगुप्सु चिकित्सा क्या होती है, गुप्त रूप से मांस खिलाना। मोर, तीतर, जो मुर्गा आदि है उनके मांस का प्रयोग करने की बात बोली गई है। गुप्त रूप से, जैसे एक का मांस बोल के दूसरे का मांस खिला दिया। जैसे आदमी अब सांप का मांस नहीं खाता है तो किसी और का बोल के उसको बोल दिया इस चीज का मांस है। कोई गाय का नहीं खाता तो बोल दिया कि इसकी जगह ये मांस ऐसा है, उसको बोलते हैं जुगुप्सु चिकित्सा। तो गुप्त रूप से मोर, तीतरी, मुर्गा आदि के मांस का प्रयोग करना। तो ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल से देवों के राजा अवस्था के अनुसार साधारण जुगाड़ लगाते हैं। तो वैदिक चिकित्सा, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, अवस्थ की चिकित्सा, साधारणी क्रिया और जुगुप्सु चिकित्सा, ये आप एक बार बुक में पढ़ लेंगे, वहाँ पे काफ़ी मांस का वर्णन किया हुआ है, तो उसको आप एक बार देख लेंगे। और यहाँ पे वात प्रधान यक्ष्मा के लिए मांस, कफ पित्त प्रधान यक्ष्मा के लिए मांस, तो इसमें प्रसह, भूयस, अनूप, वारिज, वारिचर और साथ में प्रतुद, विशिकर और धनवज, एक कफ पित्त प्रधान में बताए गए हैं। तो वहाँ पे आप एक बार इसको बुक से ही रीड कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं आया है, बट फिर भी एक बार आप इसको वहाँ से देख लीजिएगा। ये जुगुप्सु चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुप्त रूप से मांस खिलाते हैं। अवस्थी की चिकित्सा की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। सर्व त्रिदोष जो यक्ष्मा दोषाणाम तु बल अबलम, यह हलांत होगा, बल अबलम परीक्षा अवस्थिकम वैद्य। राजयक्ष्मा त्रिदोषज रोग है। वैद्य रोगों का बल व अबल देखकर अवस्था के अनुसार चिकित्सा करे, तो इसको बोला गया है अवस्थ की चिकित्सा। अवस्था के अनुसार चिकित्सा करने की बात कही गई है। और ये बताया गया है कि कितना दोष है, त्रिदोषज रोग है। त्रिदोषज कफ प्रधान रोग है बेसिकली। अगर आपसे त्रिदोषज कफ पूछा है तो वो लगाइए। अगर यहां से श्लोका से पूछा आता है
और यहाँ श्लोका से अगर पूछा जाता है तो इसको त्रिदोषज रोग ही लगाएं, त्रिदोषज ही बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ श्लोका में आया हुआ है। किसका मांस सेवन करने से यक्ष्मा के 6 उपद्रव जो हैं वो शांत हो जाते हैं? तो बकरे का मांस खाने से शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। संशमनी क्रिया की बात करते हैं कि संशमनी क्रिया क्या है। तो राजयक्ष्मा में दाह शांति के लिए सप्तधौत घृत से अभ्यंग और चंदन आदि तैल से परिषेक कर्म करना चाहिए। और राजयक्ष्मा में हस्त पाद अंगदाह और ऊर्ध्व रक्तपित्त में वासाघृत और शतावरी घृत इनका प्रयोग बताया हुआ है। तो ये संशमनी क्रिया है। तो इसको कोड में ही अगर जोड़ना चाहे, थोड़ा पहले मैं तब नहीं जोड़ा, जब आप कोड अच्छे से याद कर लोगे, वैदिक काल से देवों के राजा अवस्था के अनुसार साधारण जुगाड़ लगाते हैं, तो अवस्था के अनुसार साधारण संशमनी जुगाड़ लगाते हैं, साधारण के साथ संशमनी भी जोड़ सकते हैं। ये तभी अभी नहीं जोड़ा क्योंकि नए नए जब पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूज हो सकता है, तो संशमनी मैंने अलग से दे दिया। जब आप रट्टा मारोगे तो रट्टा मार लोगे तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा। वैदिक काल से देवों के राजा अवस्था के अनुसार साधारण जुगाड़ लगाते हैं, तो अगली बार इसको साथ में वो याद हो गया तो ये भी जोड़ सकते हैं कि अवस्था के अनुसार साधारण संशमनी जुगाड़ लगाते हैं। तो इसको भी थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। राजयक्ष्मा में 4 स्वेद करने के लिए बताया है। स्वेद कितने हैं इंडिकेटेड? 4 प्रकार के स्वेद इंडिकेटेड हैं। इसके लिए भी आपको एक कोड बताता हूं। तो राजा का स्वेद कौन करेंगी? मोस्टली परियां ही करती हैं। तो परियां बुलाई गई हैं राजा के स्वेद के लिए। वो भी कैसे करती हैं आप इमेजिन कर लीजिए कि एक परी है, राजा तो देखो हाइट काफी ज्यादा होगी, तो परी की हाइट कम होगी, तो राजा के स्वेद के लिए परी कर को ऊपर कर नाड़ी पकड़ती है। तो नाड़ी से उसको उनका नाड़ी स्वेद करना है, तो नाड़ी को भी कर ऊपर करके ही पकड़ना पड़ेगा। तो राजा के स्वेद के लिए परी कर को ऊपर कर नाड़ी पकड़ती है। तो आइए अब इसको डिकोड करते हैं। परी की बात करें तो परिषेक, कर को ऊपर कर मीन्स शंकर, और ऊपर उपनाह, और नाड़ी की बात करें तो नाड़ी। ये 4 प्रकार का स्वेद जो है राजयक्ष्मा में बताया गया है। हो सकता है कभी पूछा जाए, तो राजा के स्वेद के लिए परी कर को ऊपर कर नाड़ी पकड़ती है, क्योंकि हाइट ज्यादा है तो ऊपर हाथ ऊपर करके नाड़ी ऊपर से पकड़नी पड़ेगी, तभी ऊपर पहुंचेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजयक्ष्मा में मद्यपान की बात की हुई है, तो यहाँ पे माध्विक की बात की है। चिरम कायेना तिष्ठति, माध्विक का प्रयोग किया जाए तो चिरम कायेना तिष्ठति ठीक हो जाता है, वो वारुणी। इससे सप्त धातुओं, मद्य के सेवन से सप्त धातुओं के पुष्ट होने की बात कही गई है। तो इसमें और प्रसन्ना, वारुणी, सीधु, अरिष्ट व आसव व मधु का प्रयोग भी बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। सिर पार्श्वा अंश शूल, ये देखिए संधि तोड़ के देखिए, सिर पार्श्वा अंश शूल। अगर सिर पार्श्व और अंश शूल हो तो क्या कर्म किया जाता है? तो इसमें रक्त मोक्षण किया जाता है। सिर पार्श्व शिरा शूलम रुधिरम तस्या निर्हरियेत, तो इसमें रक्त मोक्षण बताया गया है। ये साथ साथ में रेफरेंस भी चेक कर सकते हैं। और सिर पार्श्व अंश शूल, इसके साथ में श्वास और काश होता है, तो यहाँ पे घृतपान, बहुशो घृत उत्तर भक्तिकम। ठीक है, तो इसमें ये चीज करने के लिए बोला है। और साथ में यहाँ पे एक देखो, रासना व बलाघृत का भोजन के बाद व मध्या क्षीर के साथ पान करने के लिए बोला हुआ है। तो भक्तस्या अपरि मध्या, ओ हो गया ना, भक्तस्या अपरि मध्या। तो इसका ये तो छोड़ दो, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रक्त मोक्षण, और जब श्वास और काश की बात करें तो घृतपान। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, किन्ने टाइम चाहना, किन्ने टाइम चाहना? तुम किथे है, तुम भी आना? आ जाओ, आ जाओ, तो बनानी पैनी, मैं फिर करी ना लेक्चर रिकॉर्ड, आ जाओ।
आ जाओ तुझे बनाओ जब तक फिर पिन्ने हैं। आ जाओ। तो सिर पार्श्व अंशशूल की बात करें तो रक्तमोषण, और सिर पार्श्व अंशशूल के साथ में श्वासकाश आ जाए तो इसमें घृतपान की बात कही हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, राजयक्ष्मा में किसकी रक्षा करने की बात कही हुई है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें मल पुरुष की रक्षा की करने की बात कही हुई है। क्यों कही हुई है ये भी आपको आगे मैं बता दूंगा। शोषी मुंचती गात्राणी पुरीश आश्र नादपि, पुरीश के निकल जाने पर रोगी की आत्मा शरीर को छोड़ देती है। तो ये श्लोका भी इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखें। राजयक्ष्मा में स्वर भेद होने पर नस्या देने की बात कही हुई है। तो इसमें बला विदारी गंधा और विदारी कंद और के साथ मधुक को लवण और सर्पी से सिद्ध करके नस्या देना चाहिए। विदारी कंद दो लिखा गया, विदारी कंद बला विदारी गंधा और विदारी कंद को मधुक के साथ में, इन दोनों को या इन दोनों में से किसी को भी लवण और सर्पी के साथ सिद्ध कर लें और उसका प्रयोग नस्या कर्म में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क काश की बात करें तो शुष्क काश में तालिसादी चूर्ण और आर्द्र काश में सीतोपलादी चूर्ण। तो अगर ताली बजाने की बात यहाँ पे जो कही हुई है, ताली तभी बजेगी जब हाथ शुष्क होंगे, सूखे हाथों से ही ताली बजाई जा सकती है। तो इसको याद रखने का टेक्निक यही है कि ताली बजाने के लिए हाथ शुष्क होने चाहिए, और दूसरा जो है वो आर्द्र काश में है। तो ताली शुष्क हाथ से बजती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक याद कर लिया तो दूसरा खुद ही हो जाएगा। ताली सूखे हाथ से बजती है और दूसरा जो है वो आर्द्र है, ऐसे याद रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्षीण यक्ष्मा रोगियों में कच्चा मांस खाने वाले पशु पक्षियों का मांस का विशेष रूप से प्रयोग बताया गया है, और ये ब्रह्मण कर्म करता है। यक्ष्मा में वमनो विरेचन की बात करें तो दोष अधिकानाम वमनम सस्यते विरेचनम। और कैसे करना है, दोष की अधिकता होने पर स्नेहन स्वेदन कर्म किया जाता है। इसके बाद में मृदु वमन, और मृदु वमन होने के बाद जब बल प्राप्त हो जाए लब्ध बले, तत्पश्चात पुनः स्नेहन स्वेदन कर स्नेह युक्त विरेचन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुश्रुत ने रोगराज की सेवा है। तो सुश्रुत ने रोगराज ज्वर को कहा है। नेक्स्ट, तालिसादी चूर्ण में डैक्स चूर्ण के सभी घटक हैं। तो ये सीतोपलादी चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण में तालिसादी चूर्ण में सीतोपलादी चूर्ण के सारे ही घटक आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भाव प्रकाश ने एक श्लोका यहां बताया है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। मलायतम तु बलम पुंसाम शुक्रायनम तु जीवनम। ये श्लोका कहीं बार रख के पूछा जाता है कि इसका रेफरेंस क्या है। तो इसका रेफरेंस जो है वो है भाव प्रकाश। सबसे पहले राजयक्ष्मा किसको हुआ जिससे इसे राजयक्ष्मा कहा गया? तो सबसे पहले ये रोग नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को हुआ, जिसमें एक स्टोरी सी बताई गई है 4-5 नंबर श्लोका में, आप पढ़ लीजिए। वहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 28 कन्याओं की बात कही गई है, और उनमें से भी जो एक मेन थी वो थी रोहिणी। ये याद रखेंगे, इन तीनों पे क्वेश्चन बन सकता है। यक्ष्मा के पर्यायों की बात करें
तो इसमें क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग और दुख, और इसको रोगराज भी कहा गया है, ये लास्ट श्लोका में। हालांकि पर्याय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के रेफरेंस की बात कही हुई है। एक श्लोक आया है, क्रोध हो निश्वास रूपेण। तो अगर पूछा जाए कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात किस में कही गई है, तो राजक्षमा में कही गई है। तो क्रोध हो निश्वास रूपेण, देखो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात कही गई है। राजक्षमा के कारणों की बात करें तो इसके 4 कारण हैं। तो 4 कारण हैं, अयथा बलारंभ, अपनी शारीरिक शक्ति से अधिक बल का कार्य करने में प्रयोग करने से, जितनी शरीर की शक्ति है उससे अधिक बल से अगर कोई कार्य किया जाता है तो अयथा बल आरंभ होता है। वेग संधारण की बात करें, अधारणीय वेगों के धारण करने से। 3 नंबर शुक्र क्षयात, शरीर में धातुओं का क्षय होने से। और 4th नंबर है विषम आसन जन्य, विरुद्ध आहार का सेवन करने से। तो ये 4 हैं, अयथा बलारंभ, वेग संधारण, शुक्र क्षय और विषमासन जन्य। तो ये 4 प्रकार के राजक्षमा के कारण बताए गए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है, राजक्षमा के विप्रकृष्ट हेतु कितने हैं? तो ये 4 हैं जो आपको बता ही दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब कुपित हुई वायु पित्त व कफ के साथ गले में स्थित होती है तो किसकी उत्पत्ति होती है? ये राजक्षमा में श्लोका है। तो वहां पे कंठोध्वंस, कास, स्वरभेद और अरोचक की उत्पत्ति होती है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। जब कुपित हुई वायु पित्त व कफ के साथ में संधि प्रसेद में स्थित हो जाती है तो किसकी उत्पत्ति होती है? जब संधियों में होती है तो यहाँ पे जृंभा और ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो ध्यान देखिए, देखो जब त्रिदोष की बात कही हुई है, जब संधियों में ये जाके दोष टिक रहे हैं तो जृंभा व ज्वर, देखो यहाँ पे कोई तुक्का नहीं लगेगा। और जब गले में स्थित हो जाते हैं तो कंठोध्वंस, कास, स्वरभेद और अरोचक, ये सब चीजें हैं। तो ये यहाँ पे गला और यहाँ पे संधि, तो संधि में जृंभा और ज्वर, और गले की बात में कंठध्वंस, कास, स्वरभेद और अरोचक। नेक्स्ट देखते हैं, व्याधि के पूर्व रूप में मानसिक लक्षण मिलते हैं। तो कौन सी ऐसी व्याधि है जिसमें मानसिक लक्षण दिए गए हैं? तो ये है राजक्षमा। जब आपको पूर्व रूप बताऊंगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि इसमें मानसिक लक्षण बताए गए हैं। सामान्य संप्राप्ति की बात करें तो राजक्षमा में किस प्रकार का स्रोतोदुष्टि होती है? तो इसमें संग होता है, स्रोतो सनिरोधश्च। तो इसमें जो 4 प्रकार के स्रोतोदुष्टि होती है उसमें से संग होता है। तो इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ जिन पे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बने हुए हैं? इसमें एक तो विषमाग्नि की बात की हुई है, सप्त धात्वाग्नि नाश की बात की हुई है, और इसमें कफ वृद्धि और रक्ताति धातु क्षय होता है। और आगे आपको मैं बताऊंगा कि इसमें सप्ताति धातु क्षय की बात भी की हुई है। बट सामान्य संप्राप्ति से पूछे और रक्ताति धातु क्षय दिया हुआ हो तो आप क्वेश्चन में रक्ताति धातु क्षय ही लगाएं, और कफ वृद्धि। तो देखते हैं इसमें क्या बताया हुआ है। निदान सेवन से अग्निमांद्या, और अग्निमांद्या से आहार व धातु का पाक नहीं होता है। जब अग्निमांद्या हो जाएगा तो आहार है और धातु पाक है वो नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है? कफ की वृद्धि हो जाती है। आहार रस के बढ़ने से कफ की वृद्धि हो जाती है, और कफ के बढ़ने से स्रोतो अवरोध हो जाता है। स्रोतो अवरोध कैसा होता है? संग होता है, और इससे रक्त आदि नाम च संक्षयात, तो इनका क्षय होता है। ये 8/40 सामान्य संप्राप्ति में बताया हुआ है। जब थोड़ा सा और आगे आप जाएंगे मल की रक्षा में तो वहां बताया हुआ है सर्व धातु क्षय। ठीक है, जहां पे मल की रक्षा की बात की हुई है वहां बताया हुआ है सर्व धातु का क्षय हो जाता है। बट यहाँ पे रक्तादि नाम च सक्षयात, और इससे राजक्षमा की उत्पत्ति होती है। तो ये रक्तादि धातु क्षय क्यों बोला गया है? क्योंकि आहार से आहार रस तो बन गया है ना,
तो रस धातु से रक्त आदि का आगे पर ये नहीं होता है, रस से रक्त नहीं बनती, रक्त से मांस नहीं बनता, ये स्रोतो संग होने के करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो राजक्षमा के पूर्व रूपों की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप इनको सबको ही याद रखेंगे, कभी भी किसी को पूछ सकता है। प्रतिश्याय, दौर्बल्या, दोष दर्शन, तो यहाँ पे हर चीज में दोष दिखता है। काय विवत्स दर्शनम, देखो बता दिया कि काय में दोष दिखेगा। घृणित्वम आसन, प्रत्येक वस्तु से घृणा होती है, अच्छी भी होगी उससे भी अच्छी लगेगी। बालमास परीक्षा, राजक्षमा में बताया हुआ है। स्त्री मध्यमास प्रियता, देखो इसके पूर्व रूप में बताया हुआ है, ये इसकी इच्छा ज्यादा होने लग पड़ती है। प्रिया च अवगुंठने, शरीर को उत्तम वस्त्रों से ढकने की इच्छा होती है। माक्षिक गुण केशानाम तृणानाम पतंती पतनानी, ठीक है, माक्षिक गुण और केश इनका पतन होता है, लगता है ऐसा हो रहा है। केशानाम नखानाम च अभिवर्धनम, इनका अधिक वृद्धि होती है, केश और नखों की। स्वप्न में पक्षियों का पक्षियों से पतंग से हारना इत्यादि। केश हड्डियों के समूह में राख के ढेर में चढ़ना। जलाशयों का सूखना, ये सूखना है। पर्वत का गिरना, बाग और बगीचों का सूख जाना, सूर्य चंद्रमा और तारों का गिरना, ये सभी लक्षण राजक्षमा के पूर्व रूप में मिलते हैं। तो यहाँ पे सारे मानसिक लक्षण बताए हुए हैं, तो इनका आप ध्यान रखेंगे। यस्या स्वेनो ऊष्मणा पाकम शरीरा यंती धात्वा स्रोतो च यथा स्वेन धातु पुष्यति धातुताः। तो ये श्लोका का ध्यान रखेंगे, जिसमें ये देखो धातु धातु और धातु आया हुआ है, ये श्लोका राजक्षमा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऊष्मा जो है अपनी प्राकृतिक अवस्था में शारीरिक धातुओं का पाक करती है, तथा धातुएं अपने स्रोतों में रहकर एक दूसरी धातुओं की पुष्टि करती है। जैसे रस अपने स्रोतों में रहेगी, रक्त बनाएगी, रक्त अपने स्रोतों में रहेगी, मांस बनाएगी। ये एक प्रोसेस होता है जो चलता रहता है, बट ये प्रोसेस जो है ये राजक्षमा में रुक जाता है। तो ये धातु 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 वाला जो श्लोका है ये राजक्षमा में आता है। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए ध्यान रखेंगे, और ऐसे रेफरेंस पूछा जाए तो भी इसमें। और इसका जो मीनिंग है, ऊष्मा शारीरिक धातुओं का पाक करती है तथा धातु अपने स्रोतों में रहकर दूसरी धातुओं की पुष्टि करते हैं। एक श्लोक इससे मिलता जुलता और ही है, धातु ही धात्वाहारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चर्क सूत्र 28 में बताया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। धातु प्राकृतिस्थ किसके लिए कहा गया है? तो ये उन्माद मुक्त पुरुष लक्षण के लिए बताया हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि धातु प्राकृतिक रूप में आ जाती है, उन्माद मुक्त लक्षण। तस्मात् पुरुषं संरक्ष्य विशेषात् राजक्ष्मणः सर्वधातु क्षयतस्य अभिवर्धनम। तो राजक्षमा से पीड़ित रोगियों में मल की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें धातुएं क्षीण हो जाती हैं तथा मल के बल पर जीवन आश्रित रहता है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे मरीज को वमन और विरेचन आदि कर्म बताए हुए हैं, तो वो सारे कर्म बहुत ही सोच समझ कर कंट्रोल्ड मैनर में करने चाहिए, ताकि वहां पे ज्यादा मल का लॉस ना हो, क्योंकि इसमें मल में ही जीवन आश्रित रहता है। नेक्स्ट देखते, तो आइए देखते हैं त्रिरूप राजक्षमा। तो चर्क जी ने बताए हैं, ये अंश है, यहाँ पे अ लगा लेंगे। अंश पार्श्वाभिताप, संताप कार्पाद्यो और सर्वांग ज्वर, ये त्रिरूप राजक्षमा है, चर्क जी ने बताए हैं। सुश्रु जी के अनुसार देखते हैं, ज्वर, रक्तपित्त और कास। ज्वर, रक्तपित्त और कास, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है चर्क जी के अनुसार। अंश पार्श्वाभिताप, संताप कार्पाद्यो और सर्वांग ज्वर। षट रूप की बात करते हैं, तो षट रूप के लिए कोड मैं आपको बताता हूं। कास ज्वर में पशु अति रुचि से स्वर करें, क्योंकि देखो
जो जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं, वो बोल तो सकते नहीं है। तो इसमें बोलते हैं कि पशुओं की बात बताई हुई है। षड रूप की बात करें पशुओं में, देखे जब उनको ज्वर हो तो कास, मतलब होप्सो ऐसा हो कि कास ज्वर में पशु अति रुचि से स्वर करें, कि बहुत रुचि से स्वर करें। तो इसके लिए आपको मैं डिकोड कर देता हूं। कास की बात करें तो कास, ज्वर, पशु की बात करें तो पार्श्वशूल, और अति, अतिसार, रुचि, अरुचि, और स्वर, स्वर भेद। तो कास ज्वर में पशु अति रुचि से स्वर करें। किस चीज में बहुत इंटरेस्टेड रहें कि हमको स्वर करना है, ताकि उनके ऑनर को पता लग जाए कि हमारे पशु को ज्वर है। तो काश ज्वर में पशु अति रुचि से स्वर करें। सुश्रु जी के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे पार्श्वशूल की जगह श्वास आ गया, अतिसार की जगह शोणित दर्शन, और अरुचि की जगह भक्त द्वेष। ये तो सेम ही अलग होगा। अतिसार में ब्लड आ जाता है, और पार्श्वशूल में श्वास चढ़ने की बात की हुई है, ये ध्यान रखेंगे। एकादश रूपों की बात की हो तो एकादश रूप में षट रूप तो पहले वाले आगे, काश ज्वर में पशु अति रुचि से स्वर करें, और दूसरा यहाँ पे कफ की बात की हुई है। तो सब कफ में रक्त सिरसूल के साथ अंशतः आता है। यहाँ पे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें कि जो लंग्स वाला टीबी है, उसमें क्या होता है कि जो सब प्रकार के उसमें कफ हैं, उसमें क्या होता है कि सिरसूल के साथ हेडेक होती है, और साथ में रक्त आता है। कितना आता है? अंशतः आता है। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से इंस्पायर्ड ये कोड है। तो सब कफ में सिरसूल के साथ अंशतः रक्त आता है, या सब कफ में रक्त सिरसूल के साथ अंशतः आता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और दूसरे तरीके से भी, सब कफ में सिरसूल के साथ अंशतः रक्त आता है, रक्त इसके बाद में रख सकते हैं। तो काश ज्वर, पार्श्वशूल, अतिसार, अरुचि, स्वर भेद, और सब की बात करें तो सब यहां पे रखा हुआ है श्वास के लिए। और कफ मीन्स श्लेष्म छर्दन, और सिरसूल, और रक्त की बात करें तो रक्त स्टीवन, रक्त से रक्त स्टीवन, और कफ से श्लेष्म छर्दन। और अंशतः की बात करें तो अंश संताप, और सिरसूल से तो सिरसूल ही है। काश ज्वर में पशु अति रुचि के साथ या अति अरुचि के साथ, मतलब ज्वर होगा तो रुचि तो नहीं होगी, अरुचि होगी, तो ऐसे ही डाल लीजिए, काश ज्वर में पशु अति अरुचि के साथ स्वर करें, और सब कफ में सिरसूल के साथ अंशतः रक्त आता है। थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर लें और क्लियर हो जाएगा। सब कफ में सिरसूल के साथ अंशतः रक्त आता है। सुश्रुत ने श्वास और श्लेष्म छर्दन के स्थान पर दाह और कंठोध्वंस बोला है। तो ये दो इसमें चेंजेस हैं, और बाकी 11 के 11 सेम हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। यक्ष्मा में अतिसार की बात करें तो दोषों द्वारा अग्नि के नष्ट हो जाने पर अधिक मात्रा में झागदार मल निकलता है। तो क्वेश्चन बैंक प्यारा ने मल कैसा निकलता है भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो झागदार मल, उसके लिए रख लें। ये व्हाट्सएप क्वेश्चन टाइप है, एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। यक्ष्मा में अरुचि का कारण, तो दोष जो है जीवा व हृदय में आश्रित होते हैं। तो याद ध्यान रखेंगे कि जीवा और हृदय में आश्रित होते हैं, ये पूछ सकता है। स्वस्थ व्यक्ति अगर सदैव डैश पीता हो तो उसे राजयक्ष्मा रोग नहीं हो सकता। मतलब कौन सी मद्या पीता हो? तो वारुणी मद्या। मुख वैरस्य चिकित्सा की बात करें तो इसमें द्वै कालौ दंत धावन, भक्षेत मुख धावनम। तो ये दो काल यहाँ पे मुख धावन करने की, दंत पवन करने की बात बोली हुई है, मतलब दातुन करने की बात बोली हुई है। कवलग्रहान, मुख शोधन द्रव्यों से करें, और धूमपान और दीपन व पाचन द्रव्यों का सेवन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दो काल दंत पवन। प्रतिशयाय संप्राप्ति की बात करें तो इसमें याद रखेंगे घोरो जायते देहकर्षण, इसमें देहकर्षण की बात की हुई है, ये कई बार पूछ सकता है। राजयक्ष्मा में रक्तस्टीवन के कारण, तो इसमें विषमासन से कंठात प्रवर्तते रक्त श्लेष्मा। तो यहाँ पे रक्त श्लेष्मा के प्रवाहन होने की बात की हुई है। यक्ष्मा में वमन
रक्त वमन के कारणों की बात की हुई है, तो दोषों द्वारा रक्त आदि स्रोतों विबद्ध होने पर रक्त का मांसादि धातुओं में परिणित नहीं होना। तो इसमें क्या होता है, अमाशय उत्कृष्ट जो दोष होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो अमाशय में रक्त संचित हो जाता है, वह बाहर आ जाता है। तो दोषों द्वारा रक्तादि स्रोतों का विबद्ध हो जाना, रक्त का मांसादि धातुओं में परिणत नहीं होना, जिसमें अमाशय उत्कृष्ट होकर वो रोग बाहर आ जाते हैं। तो रक्त संचित होकर उसमें बाहर आ जाता है। तो ये रक्त वमन का इसमें कारण रहता है। चक्रपाणि ने अमाशय से किसका ग्रहण किया है, तो इन्होंने मांसाशय का ग्रहण किया है। यक्ष्मा में श्वास होने का क्या कारण है? देखो, हर चीज के लिए निदान चाहे उसके लक्षण है, तो उसमें किस किस चीजों से हो सकते हैं, तो श्वास का क्या कारण है? तो श्वास के लिए वात श्लेष्म विद, तो वक्ष प्रदेश में जो वात और कफ के मार्ग हैं उनका रुक जाना, जिसके कारण श्वास की उत्पत्ति होती है। तो ये सभी चीजें जो है क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं कि रक्त स्टीवन का कारण क्या है। देखो, विषमासन से कंठ में रक्त और श्लेष्मा, ठीक है। तो यहाँ पे कफ मेन किया हुआ है। देखो, श्वास के लिए वात और श्लेष्मा कहाँ रुक रहे हैं, वक्ष प्रदेश में, ये भी ध्यान रखेंगे। और रक्त आदि धातुओं की बात करें तो रक्त का मास में यहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिसमें अमाशय में ये उत्कृष्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ज्यादा हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपके एक थ्रू आपके गो थ्रू रहेंगे तो आपको अंदाजा रहेगा, हो सकता कभी यहां से क्वेश्चन कोई बन जाए। यक्ष्मा के पर्यायों की बात करें तो क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर रोग, दुख और रोगराज। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए डाल दिए हैं। राजयक्ष्मा रोग समूहानाम, ये चर्क सूत्र 25 में बताया गया है। और चर्क व सूत्र निदान में राजयक्ष्मा को शोष नाम से वर्णित किया गया है। अष्टांग हृदय निदान की बात करें तो वहां पे रोगराट सर्वप्रथम नक्षत्र राज चंद्रमा को हुआ था, ये सर्वप्रथम है, और यहाँ पे आधा डालना था, ये सर्वप्रथम। सुश्रुत उत्तर तंत्र 41 की बात करें तो यहाँ पे दुरुपेक्ष, दुष्चिकित्सा, महाव्याधि, महाबल, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है इसको अपसर्गिक रोग बोला गया है सुश्रुत निदान में। तो अपसर्गिक निदान मतलब इसका कम्युनिकेबल डिजीज है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। मॉडर्न साइंस में इसकी बात करें तो इसको क्या बोला गया है, इसको बोला जाता है ट्यूबरकुलोसिस। और कॉस्टिव एजेंट की बात करें तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये क्या होता है, बेसिकली एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये देखो, आपको संधि इसकी तोड़ के बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। सर्वै अधै त्रिभि वा अपि, सर्वै अधै त्रिभि वा अपि लिंगैम बलक्षय युक्तो वर्ज्य चिकित्सा सर्वरूपो अप्यतो अन्यता। मीन्स एकादश, और अर्ध की बात करें तो 60, और त्रिरूपीय राजयक्ष्मा में किसी में भी मांस व बल का, ये मांस और बल का ध्यान रखेंगे, मांस व बल का क्षय होकर उत्पन्न हो तो वह वर्ज्य होती है, अर्थात उसकी चिकित्सा ना करें वो असाध्य है। चाहे त्रिरूप हो, चाहे 60 रूप हो, चाहे एकादश रूप हो, जिसमें मांस और बल का क्षय हो गया है उसकी चिकित्सा ना करें वो असाध्य है। यदि बल और मांस, मानिए मांस से पुष्ट है तो एकादश रूप राजयक्ष्मा भी साध्य होती है। तो इसमें मांस और बल दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। यहां से यही क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिरूप, 60 रूप, एकादश रूप इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें बल और मांस का क्षय हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो उसको चिकित्सा कर सकते हैं। तो सर्वे अदय, यहाँ पे ये त्रिभी जो है ये कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स में लगवाता है, तो ये त्रिभी फिलिंग द ब्लैंक्स याद रखेंगे। सुश्रुत उत्तर तंत्र 41/58 में देखें तो राजयक्ष्मा होने पर
अजा मीन्स बकरी के सकृत, मूत्र, पय, घृत व रक्त मांस से स्नान, उपटन और भक्षण करने का निर्देश किया गया है तथा 1 मास तक बकरियों के साथ रहते ही, बकरियों के मतलब स्थान में रहते हुए ही इनका सेवन करने से रजक्ष्मा पूर्णतः रूप से नष्ट हो जाता है, तो ठीक हो जाता है। तो ये अजा के जो सारी चीजें बताई गई हैं इनका भी ध्यान रखें, इसका भी एक रेफरेंस है। रजक्ष्मा रोगियों के लिए सब हर्षवर्धक जो पथ्य हैं वो बताए गए हैं। तो इसमें 1 वर्ष तक पुराना अन्न जो है उसका सेवन करें, और ये लघु हो, अहीन वीर्य हो, मतलब इसका वीर्यहीन नहीं हुआ हो वो अन्न लेना है, स्वादु हो, गल गंधवंती हो, और प्रहर्षकारी जो क्रियाएं हैं शारीरिक और मानसिक वो सब करनी है। अच्छे वस्त्र पहनो, ये वो वहाँ श्लोका में दिया हो पढ़ लें। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये पुराना अन्नपान जो बताया हुआ है ये करने के लिए। और यहाँ पे 2 चीजें और आती हैं वो आपको बता के मैं ये बता दूंगा। ये देखो यक्षमा में जो पथ्य बताया गया है, एक और श्लोक है थोड़ा पीछे जो बताया गया है, इसमें अजापय पान करने की बात बोली गई है, गोट मिल्क, और साथ में जांगल रस मतलब जांगल मास रस, चणक, मुद्ग और कंकुष्ठ यूज की बात की हुई है। चणक, मुद्ग और मंकुष्ठ, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। यहां पे देखो अजय दूध बोला गया है, गोट मिल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इसको। और 2 लेप बताए गए हैं यहाँ पे, प्रपौंड काद्या प्रलेप, ये राजक्षमा में बताया गया है, कहीं से देखो तुक्का नहीं लगता है। और यहाँ पे एक प्रपौंड कादी लेप जो बताया गया है ये सिरसूल में, चर्क सूत्र 3 में। तो ये जो है प्रपौंड काद्या प्रलेप, ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है और आगे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई तुक्का लगता है, जब पढ़ा होगा तभी निकलता है। राजक्षमा में कास के स्वरूप की बात करें, क्योंकि कास देखो मेन इसमें सिम्टम है, तो इसका पता होना चाहिए। पिच्छिलम, विश्रम, हरितम, श्वेत पीतकम। तो पहले पुराने टाइम में देखो टेस्ट तो नहीं होते थे, तो बलगम का पता उसका स्वरूप देख के ही रजक्ष्मा को डायग्नोज भी किया जाता होगा। तो सारी हिस्ट्री उसमें सारे ही, तभी इसमें निदान बहुत अच्छे से बताए गए हैं, निदान, हिस्ट्री और ये रूप सब चीज़ें देख के तभी उसको डायग्नोज किया जाता था। तो इसमें देखो कुछ एक पॉइंट बीच में छूटे हैं, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उनको भी पढ़ सकते हो, वो भी सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि बीच में स्नान के लिए क्या क्या करना है, अभ्यंग उपटन के लिए क्या क्या करना है, वो कुछ एक चीज़ें बीच में और बताई गई हैं। वो अभी आप भी बीच बीच में पढ़ते बोर हो जाते हैं, और मैं भी थोड़ा बीच में बोर हो जाता हूँ, तो उस वजह से छोड़ देता हूँ। नहीं तो वो पॉइंट भी हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही साइंस की जो माइन्यूट साइंस थी, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसको दर्शाते हैं। तो हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि किसी साइंस में ऐसे नहाने का, किससे नहाना है, किससे उपटन लगाना है, किससे क्या करना है, बहुत बड़ी बात है। और ये देखो ये एक चैप्टर था, तो इसमें थोड़ी सी अप्रोच मैंने चेंज की थी कि पहले जो योगा वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग वो पढ़ा जाए, और बाद में थ्योरी टाइप थोड़ी पढ़ी जाए, क्योंकि ये थ्योरी जो है थोड़ा सा बोरिंग रहती है। तो कोड्स जो हैं एक बार आपको मैं फिर समराइज कर देता हूँ। कोड बहुत इसके थोड़े इंटरेस्टिंग थे, होप सो आपको भी अच्छे लगे होंगे। तो इसमें थोड़ा तो देखो मेहनत लगानी पड़ेगी। पहला कोड मैंने आपको बताया था कि राजा के साली और युवा साडू ताली मार के दुर्लभ जीवंती दे रहे थे, और साथ में बोल रहे थे कि बला क्षीर के साथ में खाओ। और दूसरा कोड बताया था मैंने, ताली मार एसपी बोला, ताली मारने के लिए बोला था एसपी, और उसमें 5-5 फिंगर की बात बताई, कुल 10 फिंगर होगी, 5 मूल घृत और 10 मूल घृत की बात कही हुई थी। उस पर एक बात आगे और जो किस्सा अलग अलग टाइप की किस्सा है, वैदिक काल में देवों के राजा अवस्था के अनुसार साधारण चिकित्सा करते हैं, जुगाड़ लगाकर साधारण चिकित्सा करते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि राजा के स्वेद के लिए बताया कि परी उसको कर से ऊपर से पकड़ती है नाड़ी को। और उसके बाद में आपको षड रूप के लिए बताया कि काश ज्वर में पशु अति रुचि से स्वर करते। और एकादश रूप की बात करें तो वहाँ पे सब कफ में सिरसूल के साथ अंशतः रक्त आता है, वो एक चीज़ बताई। तो ये सारी चीज़ें जो है कोड हैं, तो थोड़े से कोड है, और काम ऐसे चैप्टर अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लो तो इसको 10 से 15 मिनट में रिवीजन हो जाता है अच्छे से, मैक्सिमम 15 और मिनिमम 10। तो 10 से 15 मिनट में आप वर्ड टू वर्ड रिवीजन कर सकते हो।
और बाकी तो मैंने कोशिश की है कि सभी जो एक जैसी मिलती चीज़ें हैं आपको कन्फ्यूजन कम करने के लिए इकट्ठी कर दूँ। तो एक थोड़ा सा पोर्शन और बचता है इसमें, जो 4 इसके निदान बताए गए हैं उनकी संप्राप्तियाँ वगैरह और लक्षण, तो हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो स्टोरी टाइप हैं, वो आप कर बुक से पढ़ सकते हैं। और बीच में टाइम मिला तो मैं भी कोशिश करूँगा कि उनके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दूँ। अगर उनको ही बीच में डालता तो और बड़ा वीडियो हो जाता। तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय वेद।